हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम नाइपर के द्वारा स्टोर कीपर का जो एग्ज़ाम लिया गया था जिसमें जनरल फाइनेंशियल रूल के 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फर्स्ट 50 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में हम रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एडवांस पेमेंट टू द प्राइवेट फर्म फॉर एग्जीक्यूटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड द फॉलोइंग लिमिट सब्जेक्ट टू फर्निशिंग द बैंक गारंटी। आपको पता होगा कि जब भी किसी भी गुड्स या वर्क के लिए जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम फर्म को एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। तो वैसे केसेस में दो चीज़ें होती है। अगर जो सप्लायर है अगर वो प्राइवेट फर्म है तो वैसे केसेस में द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एडवांस पेमेंट जो हम उसे कर सकते हैं डेट इज़ 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। और अगर जो सप्लायर फर्म है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU है, तो वैसे केसेस में द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांस डेट कैन बी पेड इज़ 40%। तो ये हमें याद रखना है कि 30% फॉर प्राइवेट एंड 40% फॉर द गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। दिस क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू जनरल फाइनेंशियल रूल 172। तो इस केस में चूंकि ये प्राइवेट फर्म के बारे में पूछा गया है तो इस केस में आवर आंसर विल बी 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम पीरियड टू बी अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ बिड where the department also contemplates obtaining bid from abroad should be dash week from both domestic and foreign bidder। जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई टेंडर फ्लोट होता है तो हमें उसमें कुछ टाइम दिया जाता है ताकि जो बिडर्स हैं वो अपने बिड्स को सबमिट कर सकें। तो जब भी डोमेस्टिक बिड्स जब भी हमें ऐसा लगता है कि कोई भी बाहर से पार्टिसिपेशन नहीं आएगा, कोई भी फॉरेन बिडर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो वैसे केसेस में डोमेस्टिक केसेस में इन द केस ऑफ डोमेस्टिक बिड नॉर्मली हम 3 वीक्स का टाइम देते हैं, 3 वीक्स। और जब भी हमें जब भी ऐसा होता है कि बाहर से भी बिड आने वाले हैं फ्रॉम द अब्रॉड कंट्रीज, तो वैसे केसेस में वी गिव 4 वीक ऑफ टाइम, 4 वीक्स ऑफ टाइम। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू जनरल फाइनेंशियल रूल 161। ऐसे केसेस में नॉर्मली 3 वीक्स दिया जाता है, डेट इज़ 21 डेज। और अगर हमें लगता है कि अगर फॉर अब्रॉड के केसेस में वी यूजुअली गिव 4 वीक्स फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन बिडर। तो सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 4 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोक्योरिंग एंटिटी may choose to procure a subject matter of procurement by electronic reverse auction method if। Next question is, a procuring entity may choose to procure a subject matter of procurement by electronic reverse auction method if। This question is related to General Financial Rule 167। General Financial Rule 167 ये कहता है कि कोई भी procuring entity इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन मेथड को ऑप्ट कर सकती है फॉर मेकिंग इट्स प्रोक्योरमेंट। और इसके 3 केसेस हैं। फर्स्ट केसेस में जब डिपार्टमेंट व्हेन इट इज़ फिजिबल फॉर द प्रोक्योरिंग एंटिटी टू फॉर्मुलेट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट। मतलब कि जो भी प्रोक्योरिंग एंटिटी है उन्हें जो भी इक्विपमेंट या मशीनरी का परचेज करना है उसके बारे में उन्हें हर चीज़ पता हो, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन पता हो, सोर्सेज ऑफ सप्लाई पता हो। तो वैसे केसेस में द ऑर्गेनाइजेशन कैन गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन। सेकेंड केस इज व्हेन देयर इज कम्पिटिटिव मार्केट ऑफ द बिडर एंटिसिपेटेड टू बी क्वालिफाइड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन। और सेकेंड केस क्या है, जब प्रोक्योरिंग एंटिटी को ये पता हो कि देयर आर enough players in the market और there will be a competitive bidding। तो ऐसे केसेस में मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मतलब सिर्फ एक ही सप्लायर हो मार्केट में,
लाइक पीएससी जैसे आइटम है, तो वैसे केसेस में हम इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन को ऑप्ट नहीं करेंगे। जब भी व्हेन देयर इज मोर प्लेयर इन द मार्केट देयर आर चांसेस ऑफ कम्पिटिटिव बिडिंग, वैसे केसेस में इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन को ऑप्ट किया जा सकता है। एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज the criteria to be used by the procuring entity in determining the successful bids are quantified and can be expressed in monetary terms। मतलब कि जो भी क्राइटेरिया अडॉप्ट किया गया है फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ बिडर्स, तो दोज क्राइटेरिया शुड बी मेजरेबल इन द मॉनेटरी टर्म्स एज वेल। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिसमें एक प्रोक्योरिंग एजेंटी कैन गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन। तो सीइंग द ऑप्शंस, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन D. The criteria to be used by the procuring entity in determining the successful bid are quantifiable and can be expressed in monetary terms. Next question is, in quality and cost based selection mode of procurement, the weightage of technical parameter, that is non-financial parameter, in no case should exceed. This question is related to rule 192 of general financial rule. ऐसे इस केस में क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन होता है कि व्हेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल एज कॉस्ट बोथ आर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर मेकिंग अ बिडर टेक्निकली और कॉमर्शियली क्वालिफाइड। फॉर एग्जांपल, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सम फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास 100 रुपये हैं और उसे अगर एक बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स परचेज करने हैं तो उसे क्वालिटी भी देखना है एंड प्लस प्राइस भी देखना है। दिस 2 थिंग्स दे हैव टू मेक श्योर दैट बोथ आर बैलेंस्ड। तो ऐसे केसेस में क्वालिटी इज योर नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर एंड प्राइस इज फाइनेंशियल पैरामीटर। तो ये दोनों का इंडिविजुअल वेटेज, जो इंडिविजुअल रेशियो है, दैट शुड बी एट मैक्स टू मैक्स 80:20। मतलब कि ये in any case your non-financial parameter cannot be more than 80%. So here the correct answer will be 0.8. This question was from General Financial Rule 192. The weightage of the technical parameter, that is non-financial parameter, in no case should exceed 80%. Next question. Complete physical verification of libraries having more than 20,000 volumes and up to 50,000 volumes should be done at least once in. This question is related to Rule 215 of General Financial Rule। और जब भी ऐसे केसेस में होते हैं, in cases of library where the number of books is more than 20,000 and up to 50,000, means 20,000 to 50,000, इतने अगर वॉल्यूम्स ऑफ बुक किसी लाइब्रेरी में हैं, तो ऐसे केसेस में जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है वो डेट शुड बी कंडक्टेड एटलीस्ट वंस इन 3 ईयर्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एज ए नॉर्मली हम लोग जो फिक्स्ड एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, डेट इज डन, फिक्स्ड एसेट्स, कंज्यूमेबल्स, इन सब का फिजिकल वेरिफिकेशन इज डन वंस इन अ ईयर। हर साल इनका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। बट इन केस ऑफ बुक्स वेयर द वॉल्यूम ऑफ in case of libraries where the volume of books is between 20,000 and 50,000, there the physical verification should be done at least once in 3 years. So here the correct answer will be option C. Next question is question number 31. The financial power of government which have not been delegated to a subordinate authority shall vest in. This question is related to Rule 23 of General Financial Rule. आपको पता हुआ कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितने भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हैं, दे ड्रॉ देयर पावर फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स। तो इसमें जो भी अथॉरिटी हैं जो सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट हैं, उन सबको फाइनेंशियल पावर दी जाती है टू अ सर्टेन लिमिट डिपेंडिंग अपॉन देयर डेजिग्नेशन। तो जनरल फाइनेंशियल के रूल 23 में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी फाइनेंशियल पावर किसी अथॉरिटी को नहीं इशू किया गया है या नहीं असाइन किया गया है, तो वो सारे मिसलीनियस पावर्स
सेल वेस्ट इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो सारे पावर किसके पास रहेंगे? फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास रहेंगे, जो भी फाइनेंशियल पावर अगर डेलीगेट नहीं किए गए हैं। तो सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, फाइनेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 32. Which of the following losses is not categorized as a loss due to depreciation? जनरल फाइनेंशियल रूल के रूल 223 में ये 4 कंडीशंस दिए गए हैं लॉस ड्यू टू डिप्रिसिएशन के लिए। मतलब ये 4 कंडीशंस में अगर कोई भी लॉसेस होते हैं तो दे आर कंसिडर्ड एज लॉस ड्यू टू डिप्रिसिएशन। द फर्स्ट इज नॉर्मल फ्लैक्चुएशन ऑफ मार्केट प्राइस। अगर फॉर एग्जांपल आज किसी भी एक गुड्स का कॉस्ट अगर 100 रुपीज़ है एंड आफ्टर 1 ईयर अगर उसका कॉस्ट ऑल ऑफ सडन 150 अगर रेज हो जाता है, डेट इज़ राइज इन 50% अगर बढ़ जाता है ड्यू टू अदर मार्केट फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन, डिमांड, सप्लाई, तो ऐसे काइंड ऑफ जो भी लॉसेज होंगे हमें खरीदने में, तो दे आर कंसिडर्ड एज लॉस ड्यू टू डिप्रिशिएशन। सेकंड जो केस है डेट इज़ नॉर्मल वेयर एंड टीयर। जब भी कोई गुड्स या मशीनरी या इक्विपमेंट यूज़ होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो नेचुरली कि वो डिग्रेड होता है विद द टाइम, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेयर एंड टीयर ऑफ द मशीन। तो ये भी जो डिप्रिशिएशन है डेट इज़ कंसिडर्ड एज लॉस ड्यू टू डिप्रिशिएशन। द थर्ड केस इज लैक ऑफ फोरसाइट इन रेगुलेटिंग द परचेज। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी अदर मार्केट फैक्टर, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक गुड्स जो है जिसका डिमांड आज के एज पर आवर एजम्पशन डेट वाज 100,000 kg एंड ऑल ऑफ सडन द डिमांड इंक्रीजेस टू 1200 kgs, तो दिस शार्प राइज इन डिमांड इज़ ड्यू टू द मार्केट फैक्टर। तो ये जो बढ़ा हुआ क्वांटिटी खरीदने में जो मतलब हमें लॉस होगा, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉस ड्यू टू डिप्रिसिएशन। एंड द फोर्थ इज नेग्लिजेंस आफ्टर परचेज। फॉर एग्जांपल अगर कोई मशीनरी या इक्विपमेंट अगर परचेज कर लिया है किसी डिपार्टमेंट में एंड दे आर नॉट पुट टू गुड यूज़, अगर उससे वैल्यू एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम, तो डेट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज लॉसेज ड्यू टू डिप्रिसिएशन। तो एज पर द ऑप्शंस, व्हाट इज द क्वेश्चन? द फॉलोइंग लॉसेज इज नॉट कैटेगराइज्ड एज लॉस ड्यू टू डिप्रिसिएशन। तो नेग्लिजेंस आफ्टर परचेज, येस इट इज लॉस ड्यू टू डिप्रिसिएशन। ऑप्शन बी नॉर्मल फ्लैक्चुएशन इन मार्केट प्लेस, येस दिस इज ऑल्सो लॉस ड्यू टू डिप्रिसिएशन। एंटिसिपेटेड लॉसेज ऑन अकाउंट ऑफ परचेज इन एक्सेस रिक्वायरमेंट, this is not loss due to depreciation. So correct answer will be option C. Next question is annual turnover limit up to which a business is exempted from GST. आपको पता होगा कि कोई भी जब एक नया स्टार्टअप या नया फर्म ओपन होता है तो उसे 20 लाख रुपीज़ तक इट इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग GST, जब तक उसका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा नहीं होता है तब तक उसे GST देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो प्राइस एडजस्टमेंट अंडर प्राइस वेरिएशन क्लॉज विल बी मेड इन फेवर ऑफ सप्लायर वेयर रिजल्टेंट इंक्रीज इज लोअर देन। प्राइस वेरिएशन क्लॉज ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनरल फाइनेंशियल रूल का, और इसमें क्या होता है कि जब भी फॉर एग्जांपल किसी भी गुड्स का अगर स्टैगर्ड वे में डिलीवरी किया जाता है तो वैसे केसेस में प्राइस वेरिएशन क्लॉज हम अप्लाई करते हैं। द मिनिमम जो ड्यूरेशन है जिसके लिए हम प्राइस वेरिएशन क्लॉज अप्लाई करते हैं डेट इज़ 18 मंथ्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आया जाता है कि फॉर व्हाट ड्यूरेशन प्राइस वेरिएशन क्लॉज इज एप्लीकेबल। तो करेक्ट आंसर इज 18 मंथ्स। जब भी किसी भी प्रोडक्ट का स्टैगर्ड वे में डिलीवरी हो, फॉर एग्जांपल इन जनवरी 2020 ऑर्डर इज प्लेस्ड एंड द सप्लायर हैज़ टू सप्लाई द गुड्स इन स्टैगर्ड वे till say January 2022. तो here it is almost 24 months। तो इस केस में प्राइस वेरिएशन क्लॉज एप्लीकेबल होगा बिकॉज 24 मंथ्स इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो इस बीच में क्या होता है कि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हो गए या फिर मतलब लेबर और इन्फ्लेशन अदर चीज़ों को देख के प्राइस क्या है कि हमेशा
बढ़ते रहता है इक्विपमेंट्स के या रॉ मटेरियल्स के। तो वैसे केसेस में जिस प्राइस पे हम जनवरी 2020 में हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, द सप्लायर विल बी अनेबल टू सप्लाई एट द सेम रेट आफ्टर 2 years। तो ऐसे केसेस में वी गिव रिलैक्सेशन बाय अप्लाइंग प्राइस वेरिएशन क्लॉज। बट वन एक्सेप्शन इज देयर कि अगर वो जो प्राइस वेरिएशन है अगर 2% से कम है, इफ़ इट इज़ लोअर देन 2%, तो वैसे केसेस में प्राइस वेरिएशन क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इन जनवरी 2020 कॉस्ट ऑफ अ गुड वॉज 1000 रुपीज़, और उसके बाद सेम इन जनवरी 2022 द कॉस्ट बिकेम 1010 रुपीज़। तो हेयर द इंक्रीज इज ऑलमोस्ट increase is 1%। तो जब भी 1% अगर इंक्रीज होगा तो हम ऐसे केसेस में प्राइस वेरिएशन क्लॉज नहीं अप्लाई करेंगे। जब भी ये दिस इंक्रीज शुड बी मोर देन 2%, 2% से अगर कम होगा तो प्राइस वेरिएशन क्लॉज नहीं एप्लीकेबल होगा, 2% से ज़्यादा होगा देन प्राइस वेरिएशन क्लॉज इज एप्लीकेबल। तो सीइंग द ऑप्शन द करेक्ट आंसर विल बी 2%, दैट इज 0.02। आई होप आपने ये कंसेप्ट समझा होगा प्राइस वेरिएशन क्लॉज का। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्राइस वेरिएशन के ऊपर रिपीटेटिवली क्वेश्चंस आते हैं, तो ये अच्छे से आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज where tender documents include the general conditions of contract, special condition of contract and scope of work purchase, the letter of acceptance will result in a binding contract if the value of such work purchase is between dash lakh। तो आपको पता है कि दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू जनरल फाइनेंशियल रूल 225 एंड द चैप्टर इज कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। तो जब भी आपको पता होगा कि जब भी टेंडर किसी को अवार्ड होता है तो दो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन उसे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक इशू करती है, लेटर ऑफ अवार्ड और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो जब भी अगर किसी भी गुड्स का टेंडर वैल्यू अगर 1 लाख, इफ इट इज बिटवीन 1 लाख टू 10 लाख, 1 लाख टू 1 लाख टू 10 लाख, अगर किसी भी गुड्स का वैल्यू 1 लाख टू 10 लाख रुपीज़ है और उसके टेंडर डॉक्यूमेंट में ये सारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जीसीसी एंड एससीसी, जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जो भी अदर स्कोप ऑफ वर्क, सप्लाई, सारे टर्म्स एंड कंडीशन अगर ऑलरेडी टेंडर डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है, तो वैसे केसेस में जो हम लेटर ऑफ अवार्ड इशू करते हैं और जो वो लेटर ऑफ अवार्ड एक्सेप्ट करता है, तो दिस इज बाय डिफॉल्ट ट्रीटेड एज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज बाय डिफॉल्ट ट्रीटेड एज बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसे केसेस में हमें कोई भी सेपरेट एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो फिर हमें क्या करना होता है कि वी हैव टू टेक अ लीगल पेपर, देन अ नोटराइज ऑफ 100 रुपीज़, और उस पर फिर हम प्रॉपर एग्रीमेंट साइन करते हैं, बोथ द पार्टीज विटनेस, और ये सारी चीज़ें होती है, अलग से एग्रीमेंट साइन करना होता है उस केस में। बट वेन एवर कॉस्ट ऑफ गुड इज़ बिटवीन 1 लाख टू 10 लाख, तो ऐसे केसेस में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी कंसिडर्ड एज बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द वैल्यू ऑफ सच वर्क शुड बी बिटवीन 1 to 10 लाख, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको पता होगा कि एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द अदर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं विच आर डन टू रन अ बिजनेस और अ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर हम करते हैं, डैट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल योर इलेक्ट्रिक बिल, then water charges, water stationery,
No, then petrol expenses, all these are part of your revenue expenditure. All these are part of revenue expenditure. On the other hand, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, दीज आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर डन टू एक्वायर द एसेट्स टू ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन एक बिल्डिंग खरीदती है, अगर बिल्डिंग खरीदती है फॉर रनिंग इट्स ऑफिस, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ बैठेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स एंड क्लर्क्स बैठ के काम करेंगे, तो ये दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डेट ऑर्गेनाइजेशन. तो इस बिल्डिंग को खरीदने में जो भी खर्च होगा, डेट इज़ योर पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. डेट इज़ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. प्लस अगर ये बिल्डिंग खरीदने के बाद और अगर बिल्डिंग के मरम्मत में भी अगर कोई भी काम ऐसा हम करते हैं सो डैट इट्स यूजफुल लाइफ इज़ इंक्रीज्ड, तो वैसे केसेस में भी दोज एक्सपेंडिचर आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मतलब हमें ये देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वाइस वर्सा. तो द AMC ऑफ बिल्डिंग, आई थिंक दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि AMC ऑफ बिल्डिंग, जब भी हम किसी बिल्डिंग की AMC या CMC करते हैं तो दिस इंक्रीजेस द यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग. तो जब भी किसी एसेट्स की यूजफुल लाइफ को बढ़ाने के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन या एक्सपेंस किया जाता है तो डेट इज़ ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. दिस ऑप्शन बी, मंथली पेमेंट टू द सिक्योरिटी एजेंसी. जो भी सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर्स में होते हैं तो उनका जो मंथली पेमेंट हम करेंगे, डेट इज़ अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. देन माइनर रिपेयर्स ऑफ कैंटीन बिल्डिंग, जो भी कैंटीन जहाँ पे स्टाफ लंच करते हैं या बाहर के लोग रिफ्रेशमेंट लेते हैं, डेट तो उसका मेंटेनेंस, डेट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एंड लास्ट ऑप्शन, ईयरली रिन्यूअल ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस. ये जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस है ये हम पर ईयर यूज़ करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो द करेक्ट आंसर इज AMC ऑफ बिल्डिंग. Next question is, the reports on losses which the head of organization cannot finally dispose of under the delegated power shall be submitted to. This question is related to Rule 33 of General Financial Rule. हर ऑर्गेनाइजेशन में जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको कुछ पावर दी जाती है अंडर द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, कि वो कुछ ऐसे लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं. राइट ऑफ मीन्स टू बी, मतलब रिवोक्ड और राइट ऑफ किया जा सकता है. बट हाउएवर बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे इवन द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अनेबल टू राइट ऑफ और डिस्पोज ऑफ एनी लॉसेस. तो वैसे केसेस में ऐसे चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो केस है वो कहाँ सबमिट किया जाता है? डेट इज़ सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. डेट इज़ फाइनेंस मिनिस्ट्री में ऐसी चीज़ों को सबमिट किया जाता है. द रिपोर्ट विच he cannot, he means the head of the organization cannot finally dispose of under the delegated power shall be submitted to the finance ministry. This was from Rule 33 of General Financial Rule. Next question, a cost plus contract means. cost plus contract क्या होता है कि इसमें हम उस रेट पे ऑर्डर प्लेस करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, if means equipment is purchased, तो उसके जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर किसी इक्विपमेंट का 1000 रुपीज़ है और प्लस अगर जो मैन्युफैक्चरर है वो कहता है कि वी विल टेक 20% ऑफ द प्रॉफिट, तो इस केस में 20% ऑफ 1000 इज़ 200, तो इसका ओवरऑल जो कॉस्ट होगा विल बी 1200 रुपीज़. तो ऐसे केसेस में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो जो भी होगा, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द अदर मार्केट फैक्टर्स एज वेल, कि उस समय इन्फ्लेशन क्या है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है, लेबर चार्जेस उस समय क्या हैं, इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल और बाकी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा एंड प्लस अ फिक्स्ड रेट ऑफ प्रॉफिट, इसको जोड़ के जो भी कॉस्ट आएगा डेट इज़ योर कॉल्ड एज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब डेट इज़ योर इन आवर एग्जांपल इट इज़ 1000 एंड प्लस प्रॉफिट एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ 1000 रुपीज़ और इस पर फॉर एग्जांपल 20% अगर प्रॉफिट मार्जिन लेके चलता है अगर कोई सप्लायर, तो द कॉस्ट विल बी 1200 रुपीज़। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जनरल फाइनेंशियल रूल 225। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? Bidder have the right to alter or modify their bids before the expiry of deadline for receipt of bid. No, this option is not true. This is incorrect. क्योंकि एक बार कोई भी बिडर अगर किसी भी पोर्टल पे ऑनलाइन अगर वो बिड अगर सबमिट करे तो वंस ही हैज सबमिटेड द बिड, उसके बाद फिर वो उसमें कोई भी अल्टरेशन या फिर चेंजेस या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। अगर उसे कुछ चेंजेस या अल्टरेशन करना है देन ही हैव टू विड्रॉ दैट बिड एंड ही हैज़ टू अगेन फिल अ फ्रेश बिड। तो ऐसे केसेस में योर स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, बिड शुड बी ओपनड इन अ क्लोज्ड रूम एंड नो वन एल्स इज अलाउड टू बी इनसाइड एक्सेप्ट बिड ओपनिंग कमिटी। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। जो भी बिड ओपन किया जाता है बाय द मीन्स बिड ओपनिंग कमिटी, ये हमेशा क्या नाम है, क्लोज रूम में नहीं किया जाता है बट इन अ ओपन रूम किया जाता है। इट शुड बी मीन्स इट कैन बी सीन बाय एनी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिडर। तो इस तरीके से बिड ओपन किया जाता है, नथिंग इज केप्ट हिडन। थर्ड ऑप्शन इज bidders do not have any right to alter or modify their bids once submitted. Yes, this option is correct. Bidders do not have any right. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक बिडर ने अगर अपने बिड को सबमिट कर दिया है तो उसके बाद वो कोई भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन बिड में नहीं कर सकता है। तो दिस ऑप्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। Next question, price variation clause can be provided in any contract only when the delivery period extend beyond। ये थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कशन किया था कि जब भी प्राइस वेरिएशन क्लॉज तब एप्लीकेबल होगा when the delivery period is more than 18 मंथ। 18 महीने से ज़्यादा अगर किसी भी प्रोडक्ट का स्टैगर्ड डिलीवरी है तभी प्राइस वेरिएशन क्लॉज को इनकॉर्पोरेट किया जाता है इन योर कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर और इन द अग्रीमेंट। So here correct answer will be 18 months. Next question is question number 41. Calculation of the charges to be recovered from local bodies, contractor and others for hiring out the fixed asset should be based on. This question is related to rule 212 of general financial rule. क्या होता है कि जब भी किसी लोकल बॉडीज़ को या किसी भी बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने फिक्स्ड एसेट्स देती है एज अ रेंट पे यूज़ करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर कार अगर कोई अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ ओइंग अ कार और ये अगर बाहर देती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर इट्स यूज़, तो वैसे केसेस में जो भी इस कार का रेंट, मेंटेनेंस, रिकवरी और जो भी चीज़ें हैं डैट शुड बी डन, और जो भी मेंटेनेंस या कॉस्ट जो भी रेंट होगा डैट शुड बी बेस्ड ऑन योर हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नॉट ऑन द एक्चुअल कॉस्ट और मार्केट रेट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स जिस रेट पे उस कार को उस ऑर्गेनाइजेशन ने ख़रीदा था। फॉर एग्ज़ाम्पल इन ईयर 2020 अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक कार को 1 लाख रुपीज़ में ख़रीदा है तो और उसके बाद इस कार को उसने किसी भी लोकल बॉडीज़ को या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को एज अ रेंट पे दिया है यूज़ करने के लिए, तो वैसे केसेस में और फॉर एग्जांपल नाउ इट इज़ ईयर 2025 और तो जो भी इससे रेंट या रिकवरीज बाकी सारी चीज़ें ली जाएगी डैट विल बी बेस्ड ऑन दिस कॉस्ट डैट इज़ 1 लाख रुपीज़ जिसमें इस ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज़ किया था एक्चुअली। तो दिस इज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट, ना कि जैसे फॉर एग्जांपल इस कार की कीमत अगर 2025 में अगर इसकी कीमत 4 लाख हो गई फॉर एग्जांपल इट इज़ 4 लाख।
एग्जाम्पल इट इज़ 4 lakhs। अगर 2025 में इसकी कीमत अगर 4 लाख रुपीज़ है तो इस केस में मार्केट रेट पे रिकवरी नहीं की जाएगी, बट इंस्टेड ऑफ मार्केट रेट इट विल बी डन ऑन द हिस्टोरिक कॉस्ट, दैट इज़ ₹1 लाख। ये वो कॉस्ट है जिस पे एक्चुअली उस ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 में इस कार को परचेज किया था। सो यू हियर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो calculation of the charges to be recovered from the local bodies, contractor and other as above should be based on the historical cost. Next question is question 42. A sanction for any fresh charge shall, unless it is specifically renewed, lapse if no payment in whole or in part has been made during the period of. This question is related to rule 30 of general financial rule. अब जब भी कोई एक सैंक्शन इशू कर दिया जाता है बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और उसके अगर 12 महीने के भीतर, डेट इज़ विद इन 12 मंथ, अगर वो उस सैंक्शन अमाउंट का अगर अ पार्ट और या फिर पूरा सैंक्शन अगर नहीं यूज़ होता है तो वो 12 महीने के बाद द सैंक्शन गेट लैप्स्ड। तो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, डेट इज़ 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच सैंक्शन। तो ऐसे केसेस में सैंक्शन लैप्स हो जाता है अगर उसका कोई भी होल या फिर पार्ट उसका कोई भी अगर खर्च ना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43. Power to write off the losses are available under. This question is related to General Financial Rule 223, power to write off. जब भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन या री इवेल्युएशन या फिर स्टॉक टेकिंग की जाती है तो बहुत सारे ऐसे लॉसेस होते हैं जो कि फिगर आउट होता है एट द टाइम ऑफ री इवेल्युएशन। तो वैसे केसेस को राइट ऑफ करने के लिए द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज गिवन सम पावर एंड दोज पावर आर अवेलेबल इन द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर। तो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर में वो पावर्स हैं जो कि किसी भी अथॉरिटी को ये पावर देती है कि दे कैन राइट ऑफ एनी लॉसेस। और इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि दोज लॉसेस विच इनफैक्ट कैन नॉट बी रिटन ऑफ इवन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो वैसे चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करने के लिए द केस इज टू बी सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इस केस में क्या योर क्वेश्चन इज द पावर टू राइट ऑफ द लॉसेज आर अवेलेबल अंडर। तो द करेक्ट आंसर इज डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर के थ्रू कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को ये पावर दी जाती है कि दे कैन राइट ऑफ द लॉसेस विच आर डिस्कवर्ड वाइल री इवेल्युएटिंग और फिजिकल वेरिफिकेशन और स्टॉक टेकिंग। तो ये सारे पावर कहाँ से मिलते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को? दे गेट फ्रॉम द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44. In order to finalize the budgetary estimate of granting aid, the requirement with supporting details are required to be submitted by an institution to the concerned ministry by the end of dash in the year preceding the year for which the granting aid is। मतलब इसमें आपको पता हुआ कि जो भी ग्रांटिंग एंड जो भी ऑटोनोमस सेंट्रल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या मैनी स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, they get their fund from the ministry in the form of grant in aid, GIA जिसे हम कहते हैं। तो जब भी GIA किसी भी डिपार्टमेंट को किसी मिनिस्ट्री से जब भी लेना होता है तो उसका जो रिक्वेस्ट है वो हम कब भेजा जाता है? इन बाय द एंड ऑफ द सितंबर इन द ईयर प्रीसीडिंग द ईयर फॉर विच द ग्रांट इन एड इज साउथ। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर 2023 चल रहा है तो किसी भी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को अगर 2023 के लिए अगर फंड चाहिए इन द फॉर्म ऑफ GIA फ्रॉम द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, तो ये इस चीज़ के लिए एप्लीकेशन या प्रपोज़ल ये कब भेजेगा? इन द मंथ ऑफ सितंबर 2022। ये मंथ इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि किस मंथ में क्या डेटा सेंड किया जाता है, क्या मांगा जाता है, किस चीज़ों को किस मंथ में कंपाइल की जाती है। तो इस केस में बजटरी एस्टिमेट्स जो ग्रांटिंग एड के लिए कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को कब भेजा जाता है? इन द मंथ बाय द एंड ऑफ
September in the year preceding the year for which grant in aid is sought. तो इस केस में your option B will be the correct answer, that is in the month of September. Next question is, in order to receive the grant in aid in subsequent financial year from the ministry, which of the following is true? आपको पता है कि ग्रांट इन एड ऑटोनोमस बॉडीज़ को, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो ग्रांट इन एड मिनिस्ट्री उन्हें प्रोवाइड करती है. तो ऐसे केसेस में जो भी सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जब भी हम ग्रांट इन एड देते हैं, अगर हम लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट इन एड मांग रही है उन्हें एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कंपल्सरीली सबमिट होता है. कि जैसे फॉर एग्जांपल 2023 का अगर ग्रांट इन एड अगर हमें लेना है मिनिस्ट्री से, तो उसके लिए जो भी आपको 2022 में मिनिस्ट्री ने ग्रांट GIA सैंक्शन किया था, तो इस चीज़ का एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यूसी से रिलेटेड जो भी GFR के फॉर्म्स हैं, फॉर्म 12A, 12B, 12C, ये 3 फॉर्म हैं. तो इस फॉर्म में इस 12A, 12B एंड 12C, ये 3 फॉर्म में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को फिल करके हमें मिनिस्ट्री को सबमिट करना होता है. देन ओनली द मिनिस्ट्री विल सैंक्शन द GIA फॉर योर नेक्स्ट ईयर. तो ऐसे कैसे, तो हियर द ऑप्शन A इज द correct answer. The institute should submit the yearly utilization certificate in the respect of recurring and non-recurring grants. ग्रांट जैसा भी हो, चाहे वो recurring नेचर का हो चाहे non-recurring नेचर का हो, utilization certificate has to be mandatorily submitted to the ministry. अगर हमें नेक्स्ट ईयर का subsequent financial year का अगर grant in aid चाहिए तो correct answer is A. This question was related to Rule 238 of General Financial Rule. Next question is question number 46. If a bid is accepted during the process of auctioning the disposal, earnest money should be immediately taken on the spot from successful bidder. The amount of earnest money should be. This question is related to General Financial Rule 220. आपको पता होगा कि जो मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स जो होते हैं, मोड ऑफ डिस्पोजल, जब भी किसी भी स्क्रैप जो ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, स्क्रैप या फिर जो भी मतलब अनयूज्ड आइटम्स होते हैं, दे आर सोल्ड यूजिंग दे आर डिस्पोज्ड यूजिंग द मेथड ऑफ ऑक्शन. उसे हम ऑक्शन के मेथड से हम डिस्पोज करते हैं. तो इस केस में जो हाईएस्ट H1 बिडर होता है, दे आर अवॉर्डेड फॉर द बिड. तो ऐसे केसेस में जो भी H1 बिडर होता है, जिसने हाईएस्ट कोट किया है किसी भी एक स्क्रैप के वैल्यू के लिए, तो उस केस में जो H1 बिडर होता है उसे ऑन द स्पॉट ही 25% ऑफ द कोटेड अमाउंट हम इन द फॉर्म ऑफ EMD उनसे सबमिट करवा लेते हैं. दैट शुड बी मीन्स that can be more than 25%, but in any case it should not be less than 25%. For example, एक स्क्रैप है whose value is rupees 1 lakh. तो इस केस में अगर जो भी H1 बिडर होगा, अगर उसने 1 लाख रुपीज़ कोट किया है इस स्क्रैप को पिकअप करने के लिए, ले जाने के लिए, तो ऑन द स्पॉट जैसे ही वो H1 डिक्लेयर होता है, तो ही शुड सबमिट मिनिमम 25,000 रुपीज़ एज EMD. तो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी नॉट लेस देन 25%. 25% से कम नहीं, बल्कि इससे ज़्यादा ही का अमाउंट ही हमें उससे इन द फॉर्म ऑफ EMD लेना है. Next question is 47. A online real-time purchase technique utilized by the procuring entity to select the successful bid, which involve presentation of bidders of successive more favorable bids during a scheduled period of time and automatic evaluation of bids is called. This is question related to your
E reverse auction, electronic reverse auction. Option C is correct. This question is from General Financial Rule 167. Electronic reverse auction, this is the latest trend of this is the latest mode of procurement. इसमें क्या है कि एक एल्गोरिदम के द्वारा एक सिस्टम प्रोग्राम एक बनाया गया है, एक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, जिसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक जो भी एक बाइंग एंटिटी का जो भी रिक्वायरमेंट है दैट इज़ फीडेड इन द पोर्टल, और बेस्ड अपॉन इट्स स्पेसिफिकेशन द बिडर्स आर इनवाइटेड, और जो भी बिडर्स आते हैं दे आर सेलेक्टेड इन अ मोर फेवरेबल वे बेस्ड ऑन द इवेल्यूएशन क्राइटेरिया, उन्हें सेलेक्ट किया जाता है, और लास्ट में जो भी L1 बिडर होता है डेट इज़ ऑटोमेटिकली अवॉर्डेड द बिड, L1 बिडर को अवॉर्ड कर दिया जाता है बिड। तो ऑल दीज प्रोसेस आर डन ऑटोमेटिकली। जो हम मैनुअल टेंडर करते हैं उसमें मीन्स देयर इज़ अ प्रॉपर टेक्निकल इवेल्यूएशन कमिटी, फिर वो टेक्निकल इवेल्यूएशन होने के बाद द फाइल गोज़ टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर अप्रूवल, फिर अप्रूवल होने के बाद फिर हम उसे ऑनलाइन पोर्टल पे एक्सेप्ट रिजेक्ट करते हैं, देन वी कॉल फॉर फाइनेंशियल बिड, फिर फाइनेंशियल बिड आता है, देन वी डू फाइनेंशियल एनालिसिस, और आफ्टर ये सारी चीज़ें। बट इन द केस ऑफ ई रिवर्स ऑक्शन ऑल दिस थिंग्स आर डन ऑटोमेटिकली बाय द कंप्यूटर। तो here the correct answer is E reverse auction. Next question is question 48. Who shall be responsible for the monthly reconciliation of the figures given in the accounts maintained by the head of the department with those appearing in the account officer's book? जो भी आपको पता है कि हर डिपार्टमेंट में जो भी बजट से रिलेटेड जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट होने वाले हैं, जो भी बजट रिलेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट होने वाले हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, तो इसका डिटेल एक मेंटेन किया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफिसर। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट ऑफिसर है वो एक डायरी मेंटेन करता है जिसमें जो जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स आए हैं वो सारी चीज़ें, और एवरी मंथ क्या होता है कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड अकाउंट ऑफिसर, एक्चुअली ये डेटा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी मेंटेन करता है, और एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होता है कि दोनों फिगर्स को टैली किया जाता है, रिकनसाइल किया जाता है, और ये दोनों फिगर को मैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? बोथ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड द अकाउंट ऑफिसर जॉइंटली, बोथ आर jointly responsible for the monthly reconciliation of the figures given in the accounts maintained by the head of the department. So here the correct answer will be option C. Next question is reappropriation of fund involves transfer of fund from. रीअप्रोप्रिएशन क्या होता है? आपको पता होगा कि जब भी किसी भी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड इशू किए जाते हैं थ्रू द गवर्नमेंट, तो वो डिफरेंट हेड्स में किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 120 करोड़ इज़ इशूड, किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को इशू होता है, और ये अलग अलग हेड्स में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वन इज़ योर कैपिटल हेड, देन यू कैन कॉल इट एज जनरल हेड में भी पैसे अगर जनरल, एंड द थर्ड इज़ योर, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर सैलरी हेड। तो 120 करोड़ फॉर एग्जांपल 40 करोड़ रुपीज़ तीनों हेड में इशू हो गए, 40 इन द कैपिटल, 40 इन द जनरल एंड 40 इन द सैलरी हेड। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बाय एनी वे द कैपिटल, जो सैलरी हेड है उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं बाय एनी वे, और अगर कैपिटल हेड में अगर पैसे आपके पास पड़े हुए हैं तो हम क्या करते हैं
कि फॉर गिविंग सैलरीज टू द एम्प्लॉय हम क्या करते हैं कि ये जो 40 बचे हुए हैं इसको यहाँ एडजस्ट कर देते हैं और फिर बाद में जब सैलरी हेड में पैसा आते हैं देन वी पुट इन द कैपिटल हेड। तो इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज योर रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि द फंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट टू अदर, द फॉर एग्जांपल योर कैपिटल हेड, जनरल हेड और सैलरी हेड, दीज आर थ्री यूनिट्स ऑफ these are three primary units। तो इस केस में क्या होता है कि रीअप्रोप्रिएशन में योर फंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट टू अदर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज significant expenditure incurred with the object of acquiring tangible assets of permanent nature shall broadly be defined as। तो ऐसे जो भी एक्सपेंडिचर जो एसेट्स को परचेस करने के लिए और या वैसे चीज़ों को खरीदने के लिए किए जाते हैं जो परमानेंट नेचर के हों, तो दे आर कवर्ड अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कोई बड़ी मशीनरी खरीदना हुआ, कोई बिल्डिंग खरीदना हुआ फॉर द ऑफिस पर्पस, या कोई बड़ा व्हीकल खरीदना हुआ फॉर द ऑफिस पर्पस, तो वैसे सारी चीज़ों को हम किस में कवर करेंगे, दे आर कवर्ड अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डिफाइंड इन रूल 98 ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियोस में हम ऐसे ही और भी स्टोर ऑफिसर और जनरल फाइनेंशियल रूल GFR से रिलेटेड जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं, लाइक स्टोर ऑफिसर DRDO का और स्टोर ऑफिसर GSI का, इसमें भी जनरल फाइनेंशियल रूल के अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बाय UPSC। तो ये सारे क्वेश्चंस भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे और आई होप योर प्रिपरेशंस आर गोइंग वेल। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।